अमेरिका से जापान, यूरोप में सबसे ज़्यादा रेप होने वाला मुल्क और पाकिस्तान में इमरान खान का खत। जैसा मैंने पहले कहा था, आपके सामने ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आने की कोशिश करूंगा। ब्रेकिंग न्यूज़ से मेरा मुराद ये नहीं कि जिससे आपके सामने खबरें पढ़ने की कोशिश करूंगा। मेरी कोशिश है कि दुनिया में इस वक्त जो खास किस्म के वाक़यात पेश हो रहे हैं रोज़ आपके सामने, वो लेके आने की कोशिश करूँ। उसका खास तौर पर जो सही तज़िया वो पेश करने की कोशिश करूँ, क्योंकि अक्सर ये होता है कि पाकिस्तान वगैरह में आप देख रहे होते हैं चैनल्स के ऊपर वो एक ही तरह की न्यूज़ आ रही होती है। पाकिस्तान की सारी न्यूज़ जो हैं, जो हमारे यूट्यूबर जो सो कॉल्ड हैं, उनकी तो सारी न्यूज़ें इमरान खान से शुरू होती हैं, इमरान खान पर ख़त्म होती हैं, और सारी रोज़ वही बात होती है एस्टेब्लिशमेंट के बारे में। लोगों को सही खबरें पढ़ने का मौका नहीं मिलता। इस वजह से हमारी कौम जो है, आप देख सकते हैं किस किस्म के मामला में पड़ी हुई है। इसलिए मेरी छोटी सी कोशिश है कि आपके सामने जो न्यूज़ लेके आऊँ वो पता चले कि दुनिया में इस वक्त क्या हो रहा है। वैसे तो आप जाके न्यूज़ जो है वो जाके चेक कर सकते हैं, और ट्विटर पे जो एक्स ओवरऑल चेक कर सकते हैं, लेकिन हमें वो चेक करने का मौका नहीं मिलता। अगर हम देखते भी तो हमारे अक्सर जो सो कॉल्ड तजियाकार हैं, जो सहाफ़ी हज़रात हैं, ओवरऑल उनका कोई बेसिक नॉलेज नहीं है। वो कोई भी अपनी मर्जी के जो इंटरनेशनल जो न्यूज़पेपर है वहाँ पे अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए वो हेडलाइन पढ़ के ना तो जाके आपको न्यूज़ें सुना रहे होते हैं। और हमारा मीडिया भी अपनी मर्जी की जो हेडलाइन पढ़ के उसको अपनी तरह मोल्ड करके तो आप खबरें पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। तो मेरी एक छोटी सी कोशिश मैंने आपका आज से आगाज़ किया कि आपके सामने दुनिया की जो खास किस्म की न्यूज़ हुआ करेंगे रोज़, उसका सही तरीके से आपके सामने तजिया पेश कर सकूं, ताकि आप उसके सारे बेस्ट इक्विप हो सकें, ताकि आप कहीं बैठे आपको सही नॉलेज मिल सके, उसकी इन डेप्थ नॉलेज मिल सके। वैसे तो ब्रेकिंग न्यूज़ में पढ़ सकता हूँ, ये आज ये हुआ, जो कल है हो रहा है, जो कल है होया, वो नहीं बात है कि आपको सही चीज़ के उसका बैकग्राउंड नॉलेज है, अंडरलाइन जो इश्यूज़ हैं वो पता चल सके, ताकि आप बेहतर तौर पे दुनिया में कहीं भी आप जाएं, कहीं जॉब करते हैं, बाकी बैठे होते हैं, तो आपको उसके बारे में बेहतर मालूमात हो सकें। तो कोई टाइम ज़ाया नहीं करते, सबसे पहले बात करते हैं कि पनामा कैनाल के बारे में, जो इस वक्त हॉट इशू बना हुआ है अमेरिका वाली साइड का। कोई भी इस वक्त दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज़ है जो खबर है वो डोनाल्ड ट्रंप के बगैर मुकम्मल नहीं होती। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आपका साथ ब्रेकिंग न्यूज़ की मशीन है, यानी वो जो ब्रेकिंग न्यूज़ हर रोज़ कोई ना कोई वहाँ से आ रही होती है। तो उससे पनामा कनाल कहाँ से बात आती है, तो इस तरह आती है कि पनामा कनाल जो है, अब पनामा जो है वैसे भी पाकिस्तान में जब इसका नाम आता है हमारे सामने वो केस पेश आते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, जिसमें नवाज शरीफ वगैरह का बड़ा बड़ा कहते हैं सजा वगैरह भी हुई है, लेकिन सजा उसको जो हुई थी अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने के ऊपर हुई थी। लेकिन केस सारा चला था ये वाला, अगर पता है ये वाला बहुत बड़ा केस बना पूरी दुनिया के अंदर। कई सहाफ़ियों को कई लोगों को वहाँ पे अपना इस्तीफा देना पड़ा, पूरे दुनिया के डिफरेंट सहाफ़ियों ने मिलकर आपस में इस बारे में कई खबर वगैरह लेके आए थे। लेकिन इस वक्त जो पनामा कनाल है उसका जो मसला है वो और तरह का है। पनामा कनाल जो है थी ये सबसे ये मिलाती है, आप कहते हैं जो अटलांटिक ओशन है और पैसिफिक ओशन है, इस इन दो 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 समुद्रों के आपस में मिलाती है। इसके बनने से पहले जो 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 जितनी भी होती थी ट्रेड होती थी उसमें जो वो बहुत टाइम लगता था। इसके बनने के बाद जो टाइम सेविंग हुई है वो 5 मंथ की टाइम सेविंग हुई है। अगर आप चेक करें इसको मैप के ऊपर जाके तो आपको पता चलेगा कि किस तरह बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता था, और वो कैनाल बनने से बहुत ज़्यादा इसका टाइम सेविंग हुई है। सबसे इसको थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड नॉलेज में दे देता हूँ मैं कि पनामा कैनाल का सबसे पहले जो इसका जो कंस्ट्रक्शन जो हुई थी, इसके ऊपर जो काम शुरू किए थे वो फ्रेंच अथॉरिटीज ने शुरू किया था। वो शुरू किया था उन्होंने 1881 के ऊपर में या 1881 में। लेकिन उसके मुकम्मल तौर पर उनको उसके बाद फंडिंग नहीं हो सकी, उसके बारे में इन्वेस्टमेंट के पास नहीं आ सकी। तो ये सब 1899 में उन्होंने इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। उसके थोड़ी देर बाद फिर जो अमेरिकन आए थे उन्होंने 1904 यानी 1904 के ऊपर इस प्रोजेक्ट को अपने अंडर ले लिया, फिर इसको सारा काम करना शुरू किया। इसका फिर मुकम्मल किया 1914 यानी 1914 में इसको मुकम्मल कर दिया। उसके बाद फिर दुनिया में इसके अब बहुत ज़्यादा टाइम, ये 5 महीने का टाइम थोड़ी बात नहीं होती। वो ये बहुत तंग सी नहर है इसकी, तो आप चेक करें ना, वो आपको ऑनलाइन जाकर काफ़ी यूट्यूब वीडियो मौजूद हैं। तो ये बहुत तंग सी नहर है, लेकिन उसकी वजह टाइम की जो सेविंग हुई है उसका बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ। फिर उसके बाद ये जो रहती पहले अमेरिकन के अंडर रहती, लेकिन 1977 में 1977 में इसको पनामा और अमेरिकन दोनों ने मिलकर आपस में इनके साथ जो ट्रेडिंग होती थी उसको अपने कंट्रोल में किया। लेकिन 1999 में 1999 में अमेरिका ने इसको पनामा की अथॉरिटी गवर्नमेंट के हवाले कर दिया। लेकिन अब दोबारा इस बारे में बात क्यों हो रही है, ये हॉट इशू क्यों बना हुआ है, क्योंकि अमेरिका की बात यह है कि अमेरिका कहता है कि हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया था, इसको बनाने वाले हम थे, उसके बाद सब कुछ इसका मकसद ये था कि हमारा टाइम बच सके। लेकिन जितनी वहाँ तजारत हो रही है, आज हमारी ये बनाई हुई नहर है, हमने आपको हवाले की थी बना के, हमें उसका टैक्स पे करना पड़ रहा है, जो डोनाल्ड ट्रंप की बात में वजन है बिल्कुल। दूसरी बात है वहाँ चाइनीज से उससे ज़्यादा फायदा उठा रहे हैं, यानी चाइना का ज़्यादा कंट्रोल हो रहा है। पता है चाइना इनके लिए इसलिए इस टाइम वेस्ट के लिए बहुत बड़ा थ्रेट बना हुआ है। तो उसको सामने रखते हुए उन्होंने पनामा के बारे में बात हो रही है कि हम इसको वापस लेना चाहते हैं। तो उसके में नेगोशिएशन हुई है। अभी कहते हैं जो फॉरेन मिनिस्टर है मार्को रूबियो,
वो भी अभी गया है यहाँ पे पनामा में, उसने उनसे बातचीत की है, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा ठीक है, हम इसको आपस में जो अमेरिकन या जो शिप्स वगैरह आते हैं उसके ऊपर हम कोई भी टैक्स वगैरह ऐड नहीं कोई भी टैक्स जो नहीं लगाएंगे इसके ऊपर। और भी उन्होंने कोई शरारत की है कि उसके बाद और चाइना के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं उनको रीन्यू नहीं करेंगे, उसको जाकर रिविजिट करेंगे। तो काफ़ी अब उसके वजह से डोनाल्ड ट्रंप जो थोड़ा काम डाउन हुआ। तो ये पनामा के बारे में ये थोड़े एस्पेक्ट भी है, ये आपको जान के काफ़ी पता चलेगा किसके वहाँ कितनी बड़ी अहमियत है। आप बस ऑनलाइन चेक करें, ज़बरदस्त जगह है जाने के लिए, विजिट करने के लिए ज़बरदस्त जगह। दूसरी बात करूंगा इलीगल माइग्रेंट, इसके बारे में मेरी मुकम्मल वीडियो मौजूद है जिसमें आपको लर्न करने का मौका मिलेगा इसके बारे में मुकम्मल इन डेप्थ। और टैरिफ्स, अब सब टैरिफ्स का लफ्ज़ सुन रहे होते हैं, हमारे लोग भी हमारे मीडिया के अंदर भी इसके बारे में सही बताने की कोशिश नहीं करते कि टैरिफ क्या होते हैं और ये इलीगल माइग्रेंट का मसला क्यों इतना बड़ा है कहते बना हुआ है। और इलीगल माइग्रेंट का जितना भी मसला बना हुआ है उसके ऊपर मेरी मुकम्मल जो वीडियो है वो कहते मौजूद है, मैं आपको आप जाकर चेक कर सकते हैं, आपको टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। कोई गैर कानूनी जो है ना जो लोग आए हुए हैं वो सिर्फ अमेरिका का मसला नहीं है, वो यूरोप का जितने भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री हैं सबका मसला बना हुआ है। और डोनाल्ड ट्रंप जो सिर्फ इसी प्रॉमिस के ऊपर वहाँ पे बना था प्रेसिडेंट कि मैं जितने भी गैर कानूनी जो मिलियंस से अमेरिका में मौजूद है इनको मैं यहाँ निकालूंगा, खास तौर पर जो क्रिमिनल हैं, जो रेपिस्ट हैं, जो बहुत ज़्यादा गैंग्स हैं जो आए हुए हैं खास तौर पर साउथ अमेरिका से। जैसे मैंने पहले कहा था सबसे नंबर 1 गैर कानूनी जो हैं अमेरिका में जो है वो मैक्सिकन है, फिर एल साल्वाडोर है वो भी साउथ अमेरिका का कंट्री है, और तीसरे नंबर पे इंडियंस हैं। तो पहले तो कोलंबिया ने उसको बात को कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने कहा था कि हमने कबूल नहीं करना, लेकिन अमेरिका जब ट्रंप ने कहा हम आपके वीज़े सारे कैंसिल करते हैं तो उसने इस बात को कबूल कर लिया और बाकी मुल्क भी इसको अपने ले रहे हैं। अब टैरिफ की बात आती है, अब टैरिफ के ऊपर भी जो टैरिफ क्या होता है सबसे पहले मुझे जानना पड़ेगा। टैरिफ जो होता है कोई भी मुल्क जो होता है जब उसमें आप कोई भी चीज़ें इंपोर्ट करता है किसी दूसरे मुल्क से। अब एग्जाम्पल लें जैसे पाकिस्तान इंडिया, अगर हमारे पास जो चीज़ें इंपोर्ट बाहर के मुल्क से हमारे मुल्क में आ रही हैं वो अगर वो होती है कई होती है ड्यूटी फ्री, अगर आप कहते हैं कि हम कोई चार्ज नहीं करेंगे, अगर आप चार्ज नहीं करते वो तो आपकी जो लोकल मार्केट जो चीज़ें बन रही है तो उसके मुकाबले में अगर बाहर से अच्छी चीज़ बन के आती है तो फिर उसका कंपटीशन उस हिसाब से नहीं होता। तो ट्रंप ने कहा तो उस पर टैरिफ लगाते हैं, यानी उसके बाद आप आम लबान में कह सकते हैं टैक्स लगा देते हैं। तो अमेरिका का जो कॉन्ट्रैक्ट है जो है बहुत ज़्यादा तजारत जो होती है वो कनाडा से और मैक्सिको से होती है, वहाँ से मैक्सिको से काफ़ी ज़्यादा वहाँ आते हैं चीज़ें आती हैं और कनाडा से आती हैं। उसने कहा उसके ऊपर 25% उसने कहा टैरिफ होगा, यानी 25% टैक्स होगा। और उसका अमेरिका का फ़ायदा क्या होगा, ये नुकसान क्या होगा, वो ये कि अमेरिका में जो वही चीज़ें जो अमेरिका में बन रही हैं अगर बाहर से जो चीज़ आ रही है जो कनाडा से अच्छी भी हो लेकिन उस पर जब टैक्स लग जाएगा चीज़ महंगी हो जाएगी। इसका मतलब जो लोकल चीज़ है वो सस्ती होगी, फिर लोकल चीज़ को बेचने में आसानी होगी, वो ज़्यादा बिकेगी, वो बाहर की चीज़ नहीं बिकेगी तो उनको नुकसान होगा। तो यही ट्रंप ने इसी कार्ड को खेला, उसमें काफ़ी कामयाब रहा है। उसने ऐसा क्यों किया, उसने कहा कि बल्कि जो कि वहाँ से बहुत ज़्यादा ड्रग्स आ रही हैं जिसकी वजह से बहुत असला वगैरह आ रहा है और कनाडा से बहुत ज़्यादा ड्रग्स वगैरह आती हैं और वहाँ से बहुत ज़्यादा जो कहते हैं जो इलीगल माइग्रेंट्स जो हैं कनाडा से बॉर्डर क्रॉस करके वो अमेरिका में आते हैं, उन्होंने कहा इसको कंट्रोल करो। तो बड़ी सही बात, गलत बात तो नहीं की, उसको कंट्रोल करो उसको। तो उन्होंने इस बात के पहले उसने लगाया टैरिफ, बाद में कनाडा और मैक्सिको ने भी कहा हम भी लगाते हैं, लेकिन बाद में उनके आपस में नेगोशिएशन हुई तो अब कनाडा ने भी कहा कि हम अपनी बॉर्डर पर सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं और मैक्सिको ने भी अपने बॉर्डर पे 10,000 मैक्सिकन आर्मी जो है थी वहाँ पे लगाई है ताकि कोई भी गैर कानूनी तौर पे लोग अमेरिका में दाखिल ना हो सके। क्योंकि आप देख सकते हैं मैक्सिको में अब जितने भी साउथ अमेरिका के कंट्री हैं जब बाहर से जितने भी लोग आते हैं चाहे इंडियन भी हैं किसी दूसरे मुल्क से भी हैं वो सबसे पहले मैक्सिको में आते हैं। मैक्सिको में क्योंकि सारा बॉर्डर जो अमेरिका का लगता है सिर्फ मैक्सिको से लगता है और मैक्सिको से क्रॉस करके जाएंगे ना बॉर्डर से अमेरिका में, और मैक्सिको भी अभी मैक्सिको सोचना चाहिए कि इतने गैर कानूनी लोग आपको दूसरे मुल्कों से क्रॉस करके आपके मुल्क में आ रहे हैं, कहाँ आपकी सिक्योरिटी है, क्यों कंट्रोल नहीं कर रहे, आप आने दे रहे हैं सबको जाके, ये क्या मसला है, ये मसला वैसे कोई आम रोड है, ये क्या चक्कर है। तो उस चक्कर को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका जो ट्रंप का मामला बिल्कुल ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा बताने के लिए आपको। अब अगली न्यूज़ के ऊपर आते हैं। जो अगला जो मेन इशू बना हुआ है वो मैंने पहले कहा कि यूरोप का, अगर आपके जेहन में है कि यूरोप का कौन सा मुल्क है जहाँ पर रेप की रेशो जो है, जो औरतों से रेप वगैरह होता है किसी से ओवरऑल जो होता है वो पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा, बल्कि दुनिया में बहुत बढ़ गया हुआ है। और जो गैंग के मसले मसाइल हैं, शूटिंग वगैरह होती है उसमें कौन, तो आपके जेहन में कभी कोई और मुल्क वगैरह आ सकता है, वैसे आपके जेहन में कोई और भी आप कहते हैं शायद इटली आया, फ्रांस आया या और कोई जो उनके गरीब मुल्क आ जाए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आपके जेहन में शायद ही स्वीडन आए। तो ये बड़े अफसोस से भी कहना पड़ेगा कि स्वीडन वो मुल्क होता था आज 4-5 साल पहले तक, जब भी कोई दुनिया के बेहतरीन कंट्री जाते रहने के लिए आते थे स्वीडन का नाम हमेशा टॉप पे आता था। स्कैंडिनेवियन कंट्री था ना, वहाँ पे लोग बड़े पुरसकून रहते हैं, बहुत अमीर मुल्क हैं, हर चीज़ ज़बरदस्त है उनकी, बड़ा डिसिप्लिन, बड़े ह्यूमन राइट्स, एवरीथिंग ठीक है। लेकिन इनके वही जो मैंने पहले इस बारे में लगा मेरी वीडियो मौजूद है कि यूरोप के अमेरिका के इनके लोगों ने किस तरह अपने मुल्कों को तबाह बर्बाद किया। तो इस तरह वहाँ के सियासतदान भी आके बड़ा ये उन्होंने पहले इन्होंने दूसरे मुल्क का मसला मिसाल नहीं किए,
तो उन्होंने क्या किया कि बहुत ज़्यादा रेफ्यूजीज़ को कबूल किया वहाँ पे। ज़्यादातर अफ़गानी आप कह सकते हैं, मैं किसी के खिलाफ नहीं बात कर रहा, लेकिन ओवरऑल बात कर रहा हूँ। सीरियन के जो है थे रेफ्यूजी, और भी अफ्रीकन कितने। अब देखा जाए तो वो उनका कल्चर डिफरेंट है, रिलीजन मुख्तलिफ है, सब कुछ आप उनका अपने मुल्क में दाखिल कर रहे हैं। आपका आपका रंग, नस्ल, सब कुछ, रिलीजन, मज़हब सब कुछ डिफरेंट है। आप लोगों को ऐसे मिक्स नहीं कर सकते। ये तजर्बा मैं बड़ी देर का कह रहा हूँ, ये कभी कामयाब नहीं होगा। ये कभी ये कुदरत के कानून के भी खिलाफ है। तो ये उसका हमें भुगतना पड़ रहा है। आज स्वीडन जो है, जो बड़ा पुरअमन ज़बरदस्त मुल्क होता था, वहाँ पे रेप जो कहाँ से आसमानों का पहुँच गए हैं। हर 4 में से 1 लड़की जो होती है उसने रेप का उसको होया हुआ उसके साथ। ये इतनी हाई रेशो है। गैंग्स क्राइम आज 5 साल में कहाँ टॉप पे पहुँच गए, यूरोप में नंबर 1 पे आ गया। उसमें अभी कल ही वहाँ शूटिंग हुई है, स्वीडन की हिस्ट्री की सबसे बदतरीन शूटिंग वहाँ हुई है, वहाँ के स्वीडन के अंदर एक स्कूल के अंदर, जहाँ पे 11 बंदे मारे गए हैं। उसमें वो बंदा भी शामिल है जो शूटिंग कर रहा था। उसके बारे में वो कह रहे हैं कि वो गैंग का हिस्सा नहीं था, ये था, वो अकेला कर रहा था। लेकिन जो भी है, लोग गुस्सा निकालते हैं। इसी तरह का मामला एक दफ़ा काफ़ी 2010 में, अगर मैं गलती नहीं कह रहा तो नॉर्वे में पेश आया था। वो भी एंटी इमिग्रेशन के चक्कर के अंदर उसने कितने लोगों को मार दिया था। उस पर नेटफ्लिक्स के ऊपर एक मूवी भी मौजूद है, डॉक्यूमेंट्री टाइप, आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो ये स्वीडन, ये यूरोप, इन्होंने क्या दूसरे मुल्कों के मसले मसाइल हो रहे थे, ये अपने मुल्कों का ज़बरदस्त इन्होंने जन्नत की एक तस्वीर पेश किया हुआ था। लेकिन वो जन्नत की तस्वीर पेश करने के साथ साथ इन्होंने अपने जब बॉर्डर वगैरह ओपन किए, चेक एंड बैलेंस नहीं किया। जितने मर्जी आपका मुल्क कानून ठीक हो, जब तक आप चेक एंड बैलेंस नहीं करेंगे, जो लोग आपके घर में आ रहे हैं, जो आपका अपना गाड़ी की, जैसे हमारे पाकिस्तान अफगानियों के साथ हम बात करते हैं, जब वो चेक एंड बैलेंस नहीं करेंगे तो लोग जो आते हैं वो अपनी नेचर तो चेंज नहीं ना होती, वो आकर जराइम करेंगे। वो जराम इनके गले पड़ गए हैं। आप देख सकते हैं अमेरिका से लेकर पूरा यूरोप, जहां भी कंट्री है, इमिग्रेशन, इलीगल लोग जहां सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। वो इस वक्त वहाँ जो जराइम हो रहे हैं, रेप के केसेस पेश आते हैं। अब ये लोग जो अफसोस से करना पड़ेगा, मदद चाहता हूँ मैं, जो पत्थर के लोगों से दौर से आए हैं, पहाड़ों से उठ के आए हैं, जिनका वहाँ कोई मसला मसाइल नहीं, कोई पूछने वाला कोई नहीं है, वो यहाँ पे आते हैं। फिर मदद कहूँगा मैं, वो गोड़ियाँ गुड़ियाँ देखते हैं, जो यहाँ स्कर्टें पहनी होती हैं, वो पागल हो जाते हैं उनको देख के। वो मसले मसाइल इसलिए पैदा होते हैं। तो ये फिर इनको मैदा भुगतना पड़ेगा। इन्हें पूरी दुनिया में जाकर पूरा अमन खराब किया था। अब इनके अपने घर में दाखिल हो गई चीज़ें, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कितनी यहाँ पे, ये तो वजह यहाँ पे कितने ज़्यादा राइट विंग के जो लोग हैं, जो सख्त सियासतदान यहाँ पे हैं, जिनको ध्यान रखते हैं, वो क्यों कामयाब हो रहे हैं। इसी वजह कामयाब हो रहे हैं कि इन्होंने पूरे मुल्कों को इस मकाम पर डाल दिया हुआ। तो ये बात मैं आपको बता दूं, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज दूं। अब अगली बात करते हैं, कहते हैं जापान के अंदर। जापान के अंदर देखा जाए तो वहाँ पे जो मुसलमानों की जो कब्रिस्तान का बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। जापान में टोटल जो मुसलमानों की तादाद है वो 2,30,000 है, और वहाँ पे उनके लिए 7 कब्रिस्तान मौजूद हैं। जापान में जितने भी लोग हैं वो 99% जो हैं वो उनके अपनी बॉडी को जलाया जाता है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि दूसरी जंग अजीम तक जो है था पहले, वहाँ भी लोग बॉडियों को बरी किया जाता था, यानी ज़मीन के अंदर दफनाया जाता था। लेकिन अब उनके पास जगह बहुत कम है, और जैसे वो कहते हैं अनहाइजीनिक है कि ज़मीन खराब वगैरह होती है, तो उसको फिर उन्हें उसके बाद अब 99% लोगों को जापान के अंदर जलाया जाता है। अब वहाँ पे आए हैं मुसलमान वगैरह, और बाकी दूसरे मज़हब के भी कई हैं। तो वो हम तो जलाते नहीं हैं। उन्होंने वो उस चक्कर के अंदर जो कब्रिस्तान जगह बहुत कम हो रही है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत मसले मसाइल बने हुए हैं कि वहाँ पे कहते हैं, वहाँ पे जो लोकल लोग हैं उसको पसंद नहीं करते इस बात के ऊपर। उस बात के ऊपर वहाँ पे एक रिफ्ट क्रिएट हुई है। जापान में आबादी का भी बड़ा मसला मसाइल है। जापान का अपनी आबादी का, क्योंकि उनको लेबर चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो उसके लिए उनका टारगेट ये है कि अगले 5 साल के अंदर अंदर आप कह सकते हैं कि अराउंड 1 मिलियन लोग, 800, वैसे तो एस्टिमेट ये थे 825,000, यानी 8,25,000 लोग, यानी आप 1 मिलियन कह सकते हैं रफ एस्टिमेट। उनको उन्होंने अगले 5 साल अपने मुल्क के अंदर लेकर आना है, 5 से 10 साल के अंदर, ताकि जो लेबर की जो शॉर्टेज है उसको मुकम्मल की जा सके। तो जो सुन रहे हैं उनके मौका अच्छा है जापान जाने का, लेकिन यहाँ वहाँ ये मसले मसाइल भी हैं। उनका कल्चर होटल है कि वो काफ़ी देर तक बाहर की दुनिया से डिटैच रहे हैं। उन्हें बाकी उनकी इमिग्रेशन का चक्कर वो नहीं रहा जो यूरोप का रहा है, इसलिए उनके थोड़ा मुश्किल भी होगा। तो उसको जगह भी उनका बहुत कम है, छोटा सा मुल्क है। मैं तो खुद जापान गया हूँ, मैं जितना जानता हूँ, बहुत डिसिप्लिन लोग हैं। वहाँ ये मसला पेश आ रहा है कब्रिस्तान का, तो उसके लिए आप कोई मसले मसाइल हो रहे हैं, जो कहते हैं या तो बाड़ियाँ वापस भेजो अपनी, यहाँ जगह को नहीं, या जलाओ उसको। तो उस बारे में थोड़ा सा वहाँ पे जापान के अंदर ये मसला पेश आया हुआ। मैं बता दूँ आपके लिए कि ये भी वहाँ मसला है। अब बात करते हैं आज की आखिरी जो न्यूज़ भी कह सकते हैं, ये बात है पाकिस्तान के अंदर इमरान खान का जो लेटर है, उसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी बातें लोग कर रहे हैं कि जो एस्टैब्लिशमेंट, जो न्यूज़ चल रही है कि एस्टैब्लिशमेंट को लेटर मसूल भी नहीं हुआ, उन्हें पढ़ा भी नहीं है, लोग इमरान खान का मजाक उड़ा रहे हैं। कितने अफसोस की बात है, किस किस्म के लिए मैंने कहा ये मैंने क्यों सिलसिला शुरू किया कि ताकि थोड़ी क्लैरिटी मिल सके। और भाईजान, इमरान खान ने लेटर में लिखा हुआ है ना, ओपन लेटर, यानी खुला हाथ। खुला हाथ का मकसद क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है? खुला हाथ वही होता है कि जो जिसको भी एड्रेस किया जाता है, फर्ज कर लें मैं अपने किसी जानने वाले को या किसी को खत लिखता हूँ, ओपन लेटर,
मेरा मकसद तो उसी को पैगाम पहुंचाना होगा, लेकिन ओपन लेटर का मतलब होता है वो ओपन होगा, सबके लिए ओपन ओपन होगा, कोई भी इसका पढ़ सकता है, अपनी राय बना सकता है। वो ओपन लेटर मैं जो होता है मैं जाके अखबार में पब्लिश कर सकता हूँ, अखबार का मामला खत्म हो गया। अब आ गया सोशल मीडिया, तो अब इन्हें किसी ने किसी को कोई बात कहनी होती है, डायरेक्ट डायरेक्ट ना भी कहनी हो, या खत ना भेजना हो, या ईमेल आपके दौर में ना भेजनी हो, तो वो एड्रेस करता है अपने ट्विटर के जरिए, ट्वीट के जरिए, या सोशल मीडिया वो चीज़ को पब्लिश कर दी जाता है, यानी पैगाम मिल जाता है अगले बंदे को, जिसको मिलना होता है उसको मिल गया, वो बेशक ना मानने के आसान नहीं मिले हाथ होता तो वो उस चक्कर के अंदर ये उसका हमारी मीडिया ने उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि ये देखो जी, वो कहते हैं उनको फर्क नहीं पड़ता, जो स्टैब्लिशमेंट को लेटर लोटर उनको नहीं मिला ना, वो पढ़ना चाहते हैं, इमरान खान मिनते कर रहा है, और भाई ने उसका ओपन लेटर है, ये तो मतलब कि जाहल है, ऊपर से वो सीखना भी नहीं चाहते, वो सही मुझे अफसोस से कहना पड़ेगा कि उसमें ये दूसरी बात ये है कि इमरान खान जितने भी इख्तलाफात करें, मेरी पूरी वीडियो मौजूद है उसके बारे में भी, लेकिन बात ये माननी पड़ेगी कि बड़े ज़बरदस्त तरीके से उसने जेल काटी है। इस तरह के ओपन लेटर वो जेल में बैठ के भी दुनिया के सारे जो टॉप मीडिया में अमेरिका से लेकर जापान तक इमरान खान के बारे में बातें होती हैं, उसकी ट्वीट के बारे में बातें होती हैं, बाकी लोग इसलिए पीछे रह गए, ये ना कोई ये बिल्कुल ना पढ़े लिखे हैं, या नवाज शरीफ वगैरह बाकी भी चेक कर सकते, पीपल पार्टी वाले वज़ीरदारी वगैरह सारे फारग, वो बिल्कुल ना कोई ना इनका कोई ना है, वो कहते हैं वाम जाहल रहे, ये सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट का, ये नहीं कि सब एस्टैब्लिशमेंट की वजह से आए हैं, लेकिन कुछ ने अपना कद बड़ा करना, अपने आप को उस मुकाम पे लेके आना, हर इंसान को किसी दूसरे की सहारे की जरूरत होती है, लेकिन उसके बाद सारी जिंदगी सहारा लेकर चलना होता है, मसला वहाँ पेश आता है, तो उसमें इमरान खान काफ़ी ऊपर आ गया। तो ये हमारा मसला बना पड़ा, तो मैं थोड़ी क्लैरिटी अब दे दूंगी ओपन लेटर का मकसद क्या होता है। तो ये क्या करूँ मैं, अफसोस की बात है, बेशरम से लोग हमारे साथ मीडिया वगैरह, वो हर बंदे को ऊपर से थोड़ा जहाँ से जो उनको मिलती है इंस्ट्रक्शन उस तरह करते हैं। हम क्या कर सकते हैं इस बारे में? अगर यही बात है भाई कि किस को मुल्क के अंदर DGI SPR का दायरा जो आके रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, तो कभी मौलवी सामने बैठाए होते हैं, अपनी मर्जी के फतवे ले रहे होते हैं, कभी देखा आपने किसी दुनिया में? अगर आपने इस बात की तनकीद करनी है, लेकिन उस बारे में कोई बात नहीं करेगा, इसी वजह आप चेक कर सकते हैं हम 19 कतर में पाकिस्तान गवा बैठे थे, आधा पाकिस्तान, बाकी आप चेक कर सकते हैं। मेरी तो आपके सामने कोशिश ये थी कि आपके सामने क्लैरिटी लेके आ सकूं, ताकि ये दुनिया में इस वक्त क्या हो रहा है, तो आइंदा भी इस तरह के मामला लेके आता रहूँगा। आप मुझे फीडबैक वगैरह दे सकते हैं कि आपको कैसी लगी इस तरह के मामला, और इसमें अपनी तरफ से आप किस तरह की हो ऐसी न्यूज़ को या ऐसी खबरों को देखना चाहते हैं जो आपको उसमें लर्न करने का मौका मिले। मैं डिफरेंट की डाइवर्सिटी लेकर आने की कोशिश करूँगा, उसमें IT टेक्नोलॉजी वगैरह सारी, सिर्फ सियासी नहीं, हर किस्म की चीज़ें लेके आपके आने की कोशिश करूँगा। मेरी कोशिश यही होगी आपके सामने क्लैरिटी और मुकम्मल तौर पर अनबाइस्ड किस्म की न्यूज़ आपके सामने लेके आ सकूँ। एंड को मेरी ऐसी बात जब क्वेश्चन लगे से मदद चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।